शानदार क्लास में सभी प्यारे बच्चों गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत अच्छे तरीके से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और साथ ही नोट्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं, फिर एक बार दोबारा मैं कर रहा हूं, दोबारा वेलकम करता हूं इस प्यारी शानदार जानदार क्लास में। लेक्चर नंबर 11 रहने वाला है और हम पढ़ने वाले हैं आज आखिर द्रव द्रव का विलयन कैसे बनता है या ठोस द्रव का विलयन भी कैसे बनता है। खासकर हम वाष्प दाब के बारे में आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हम लोगों ने हेनरी के नियम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है। अब बारी है रावल के नियम की। किसकी बारी है? रावल के नियम की। जैसा आप कमेंट कर रहे थे पिछली क्लास में, सर आपने रावल का नियम नहीं बताया, रावल का नियम नहीं बताया। भैया जहां का नियम है वहीं बताया जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों से एक बार गुजारिश है, हाँ भैया गुड इवनिंग, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। आज सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अरे भैया तारीफ के पुल मत बांधा करो। अभी कल मेरी राइटिंग पे नजर लगाई थी तुम लोगों ने, राइटिंग देखो किस तरह हो गई। मेरे ऊपर भी नजर लगा दोगे क्या? हाँ, क्या लगता है? सबसे पहले भाई दोस्तों को अपने टेलीग्राम कर दो, व्हाट्सअप कर दो, कॉल कर दो, बुला लो उनको क्लास के अंदर कि भैया क्लास चालू हो चुका है, विशाल सर आ चुके हैं, जल्दी जल्दी क्लास के अंदर प्रेजेंट हो जाइए। अगर प्रेजेंट नहीं होगे तो फिर मजा कहाँ आएगी, बीच के अंदर घुस जाओगे तो कहाँ, तो एकदम भाई तुम्हारा भेजा तो अलग ही हो जाएगा फिर। हाँ, तो कहोगे सर ये नहीं आ रहा है, सर वो नहीं आ रहा, सर वो नहीं आ रहा। तो पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 10 था, बहुत छोटा लेक्चर था क्योंकि एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना उसको ज्यादा उचित रहता है। तो ठोस का ठोस में केवल विलयन पढ़ाया था आपको, इसलिए उसको छोड़ दिया था क्योंकि ये यही पढ़ने वाला है वाष्प दाब वाला। तो जो वाष्प दाब का है वो पूरा वाष्प दाब का मिक्स करके ही आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। वैसे वाष्प दाब के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे तरीके से जान लिया था क्या है। जहां हमने जाना था द्रव्य की अवस्थाएं, चैप्टर था द्रव्य की अवस्थाएं, वहां हम लोगों ने गैस अवस्था जब हम पढ़ रहे थे वहां हम लोगों ने अच्छे तरीके से वाष्प दाब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त की थी। मगर एक बार फिर यहाँ वाष्प दाब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर बात करेंगे रावल के नियम की। क्या है रावल का नियम प्यारे बच्चों? तो क्लास की शुरुआत की जाए। बहुत कम बच्चा दिख रहा है, मात्र 342 बच्चा है। ऐसे ही रहोगी क्या मेरे क्लास में? हाँ हाँ, क्या कहते हो? तुम भी लोग क्या एकदम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रही है सर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रही है, कैसे दूर करें प्यारे बच्चों? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रही है तो प्रैक्टिस से ही दूर होगी। अब मैंने 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको करा दिए हैं, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है कि उन दोनों चैप्टरों के न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेना। एक एक न्यूमेरिकल हम बहुत आराम से बताते हैं आपको, बहुत धीरे धीरे बताते हैं, बहुत ज्यादा तेज नहीं बताते आपको। ये आप जानते हैं कि बहुत आराम आराम आपको न्यूमेरिकल समझाया जाता है। तो अगर मेरी जिम्मेदारी है बहुत आराम से उस न्यूमेरिकल को समझाने की, तो आपकी जिम्मेदारी है उस न्यूमेरिकल के पैटर्न को समझने की। पैटर्न क्या ऐसा पैटर्न है उसका, कैसे इस सवाल को सर बता रहे हैं, उस पैटर्न को समझने की और कैलकुलेशन अपना बहुत तेज करने की। अब कैलकुलेशन तेज करना है तो उसके लिए भैया तो आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तो आना ही पड़ेगा। चाहे वो पॉइंट वाला हो, चाहे 10 की घात वाला हो, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ऐसे तो काम चलने वाला ही नहीं। बड़े क्लास में आ गए हो, कक्षा 12 में आ गए हो, तो थोड़ा थोड़ा हार्ड तो रहेगा ही। हर चीज इजी आपको नहीं मिल जाएगी, तो आप परेशान ना होइए। न्यूमेरिकल अलग से भी एक सीरीज लेकर आ जाएंगे, ठीक है। मुश्किल लगता है मुझे 4 ही चैप्टर के हैं। ठोस अवस्था हो गया, और अगर ठोस अवस्था बचा तो अभी देखो, अभी बिहार बोर्ड ने भी पूरा लिस्ट जारी नहीं की है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, ओके। अगर बिहार बोर्ड ऐसा करता है तो फिर भारतीय भवन जो नई बुक इस बार प्रकाशित करेगा, वो 2025 वाली, 2024-25 वाली जो प्रकाशित करेगा, उसमें से भी शायद वो लिखा जाएगा। वो बात की बात छोड़ो उसको, ठीक है। आ जाओ लेक्चर की बात करते हैं। लिखा है द्रव विलयनों का वाष्प दाब, मतलब द्रव के विलयनों का वाष्प दाब अच्छे से हमको पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ, देखो सबसे पहला बात करेंगे सर ठोस द्रव में विलयन। ठोस द्रव में विलयन, तो ठोस का द्रव में विलयन, ये भी कह सकते हो ठोस का द्रव में विलयन। सर ठोस का द्रव में विलयन आखिर है क्या, कैसे जानोगे? तो ठोस का जब द्रव में विलयन बनाओगे तो सीधे सीधे वाष्प दाब बनेगी। क्या बनेगी? वाष्प बनेगी, और वाष्प का दाब लगेगा। पीछे आप पढ़ा चुका हूं कि जब ठोस घोलते हो किसी द्रव में, तो जो वेपर प्रेशर होता है, जो वाष्प दाब आता है, वो कमी आ जाती है। कहां पढ़ा था? कहीं पढ़ा है? कभी पढ़ा है? पीछे सवाल किए हैं कई सारे, अभी नहीं किए सवाल? हेनरी के नियम में ऐसे कुछ सवाल हैं, कुछ बताया है कंडीशन ऐसी? अगर नहीं बताया तो सुन लो। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसा ही चलता है। कैसे चलता है वो आगे बात करेंगे, पहले हम वाष्प दाब के बारे में जानते हैं। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो आखिर वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। आ जाओ जरा समझते हैं वाष्प दाब क्या होता है प्यारे बच्चों। मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, मगर एक बार और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वाष्प दाब आखिर क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो मान लो ये हो गई, इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया। वाटर ही लेते हैं, सबसे अच्छा वही है, ठीक है। वाटर मैंने भर दिया, भरता हुआ चला जा रहा हूं। आप साथ साथ फटाफट फिगर बना लो पहले, ठीक है। फिगर बनाना जरूरी है, फिगर बना लोगे तो क्लियर बात हो जाएगी।
फिगर हो गया, ठीक है। मैंने मान लो कोई लिक्विड भर दिया, कोई भी लिक्विड भर दिया, कैसा लिक्विड है इसकी बात बाद में करेंगे। सर लिक्विड है तो इसकी वाष्प बननी चाहिए, तो ऐसा द्रव भरा है जिसकी वाष्प बन रही है, तो हमने कहा कोई वाष्पशील द्रव इसके अंदर भर दिया है। सर क्या करोगे, सर ये जो द्रव है ये द्रव अवस्था में भी रहेगा और उसके साथ साथ इसके कुछ मॉलिक्यूल गैस अवस्था में भी रहेंगे, ये देखो, ठीक है। तो सर जब आप इसे थोड़ा सा गर्म करोगे या आप ऐसे खुला भी छोड़ दोगे, तो अगर ये पूरा का पूरा पात्र, देखो ये पूरा पात्र अगर कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, मतलब अगर ये विलगित निकाय नहीं है, अगर आपने इसे विलगित निकाय के अंदर नहीं रखा है, तो हम ये कहेंगे चाहे खुला निकाय हो चाहे बंद निकाय हो, तो बाहर से ऊर्जा का विनिमय तो जरूर करेगा। अगर देखो ये बंद है, पूरा लग रहा है ना, पूरा बंद है, खुला तो नहीं है। अगर बंद निकाय है ये, तो बंद निकाय जो होता है वो ऊर्जा का तो विनिमय करता है मगर द्रव्यमान का विनिमय नहीं करता है। मतलब ये एनर्जी का विनिमय करेगा, मतलब आदान प्रदान करेगा, मतलब बाहर से एनर्जी ले भी सकता है और अंदर की एनर्जी दे भी सकता है, ठीक। तो मैंने कहा, क्या कहा कि सर वाष्प दाब क्या होता है, तो आपने कहा सर किसी द्रव का जो गैस बनी है, किसी द्रव की जो गैस बनी है उसी को कहते हैं वाष्प। जैसे मैंने कहा पानी की भाप बनी है, पानी गैस में चला गया, पानी वाला गैस, पानी को उबाला मैंने, जब पानी को उबाला तो वो गैस में चला गया, तो मैंने क्या कहा कि वो पानी की भाप है। क्या है, पानी की भाप है। तो क्या फार्मूला बदल जाता है क्या, नहीं सर, भाप को भी H2O कहते हैं और पानी को भी H2O ही कहते हैं। फर्क होता है, भाप को H2O ब्रैकेट में हम G लगा देते हैं तो गैस हो जाती है, और पानी को H2O ब्रैकेट में L लगा देते हैं तो लिक्विड हो जाता है, जल हो जाता है। क्या बात इतनी समझ में आई? यही तो बात है कि अगर मैं कहूं जल है तो आप कहोगे जल है तो H2O लगा दो, उसके पैर पर G लगा दो। अगर मैंने कहा भाप है तो आपने कहा सर H2O लगा दो, उसके पैर पर क्या लगा दो, क्या लगा दो उसके पैर पर, आप कहोगे सर उसके पैर पर L लगा दो, उसके पैर पर L लगा दो। यही तो बात है, और कोई तो बात है नहीं। अच्छा सर अगर इतनी बात है तो मैं ये कहूंगा ये भाप बनी है इसकी। तो मैंने कहा यहां दो चीजें हो रही हैं, द्रव भी है और वाष्प भी है। तो मैंने कहा द्रव एवं वाष्प की साम्यावस्था, अच्छा द्रव एवं वाष्प की साम्यावस्था, द्रव एवं वाष्प की साम्यावस्था, या ये भी बोल सकते हैं, या वाष्पन एवं संघनन की साम्यावस्था पर गैस के अणुओं द्वारा, ये जो गैस के अणु है ना, या वाष्प के अणु बोल सकते हो, गैस ना बोल पाओ तो वाष्प बोल दो, बात वही है, मगर आप अगर मेंशन करना चाहो तो वाष्प मेंशन कर सकते हो। वाष्प के जो अणु बने, ये जो वाष्प के अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? आप बोलोगे सर वाष्प दाब कहलाता है। पता नहीं क्या हुआ, तुम लोग नजर लगा दी हो, मेरी रेटिंग को नजर लगा दी हो, सिंपल सी बात ये है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वाष्प दाब कहलाता है। मतलब क्या है, ये जो भाप के अणु बने हैं, सर, ये भाप के अणु जो होंगे ये पात्र की दीवार पर एक दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पात्र की दीवार पर एक दाब लगाएंगे। तो जो पात्र की दीवार पर ये दाब लगाएंगे, यही दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। तो आपने कहा सर कि जब एक साथ क्या हो? साम्यावस्था हो। साम्यावस्था मतलब द्रव भी दिख रहा हो और वाष्प भी हो, या द्रव से वाष्प बन रही हो तो वाष्पन हो गया, और वाष्प से द्रव बन रहा हो तो संघनन हो गया। मैंने कह दिया इधर द्रव है, इधर वाष्प है। क्या है? इधर द्रव है और इधर वाष्प है, और इन दोनों की साम्यावस्था, इन दोनों की क्या? साम्यावस्था। तो द्रव या वाष्प की साम्यावस्था, या द्रव से वाष्प बनना क्या कहलाता है? आप कहोगे सर द्रव से वाष्प बनना कहलाता है वाष्पन, और वाष्प से द्रव बनना आप कहोगे कहलाता है संघनन। तो आप कुछ भी बोल सकते हो,
कुछ भी बोल सकते हो। द्रव या वाष्प की साम्यावस्था पर या वाष्पन या संघनन की साम्यावस्था पर किसके गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है प्यारे बच्चों। अगर वेपर प्रेशर कहलाता है तो वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होंगे? तो आपने कहा सर प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग क्या होंगे? तो आपने कहा अगर टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। टेंपरेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सर टेंपरेचर बढ़ाओगे तो गैस ज्यादा बनेगी, क्योंकि पानी ज्यादा तेज उबलेगा, पानी ज्यादा तेज उबलेगा तो गैस के अणु ज्यादा बनेंगे, गैस के अणु ज्यादा बनेंगे तो दाब ज्यादा लगेगा, पहली बात। दूसरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है? अणुओं के बीच लगने वाला बल। देखो अगर एक अणु और दूसरे अणु, देखो ऐसे मान लो है पात्र की दीवार पर, अगर इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ज्यादा है, अगर इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, सही है ना? अगर इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, सबको एक दूसरे को कनेक्ट कर दो, सबका। अगर इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो आप क्या कहोगे? सर अगर इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो ये ज्यादा सटे रहेंगे, ज्यादा एक दूसरे को खींचेंगे। अगर ज्यादा एक दूसरे को खींचेंगे तो पात्र की दीवार की तरफ धीरे से जाएंगे। अरे भैया ऐसे मान लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच, देखो इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? कम, तो बहुत तेज भागेंगे एक दूसरे से। दूर भागेंगे तो क्या होगा? सर दूर भागेंगे तो पात्र की दीवार से टकरा जाएंगे। मगर अगर इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया तो क्या होगा? ये वाला इधर खींचेगा, अगर इधर खींचेगा तो जो इधर दबाव पड़ रहा था वो दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे भैया ये दोनों आपस में अगर ऐसे खींचेंगे चिपक तो जाएंगे नहीं, क्योंकि गैस के अणु है तो चिपक तो जाएंगे नहीं। मगर सर अगर एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे को ज्यादा तेज तो क्या होगा? इधर वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वही बात ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो जाए, अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाए तो जो गैस, जो पात्र की दीवार पर जो वाष्प का दाब लगता है उस दाब का मान कम हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाह्य दाब। अगर आपका बाह्य दाब बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, वही वाली बात। अगर बाहर से कोई दबाव डालोगे तो गैस के अणु क्या हो जाएंगे? पास पास। गैस के अणु पास पास जाएंगे तो पात्र की दीवार पर लगने वाला दाब क्या हो जाएगा? कम, वही वाली बात है। देख लो, सॉरी ये वाले, अगर मान लो बाहर से कोई दबाव डालोगे तो बाहर से दबाव डालने पर ये वाले गैस के अणु आपस में थोड़ा पास पास जाएंगे। अगर आपस में चिपकेंगे तो अगर आपस में पास पास आएंगे तो इधर वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भैया ये इधर टकराएंगे जरूर, मगर आप बाहर से दबा रहे हो ना, तो मतलब कोई चीज आपकी तरफ आ रही है और आप उसे धक्का देके रोक रहे हो तो वो आपकी तरफ आएगी जरूर, मगर थोड़ा स्लो आएगी। तो गैस के अणु है तो चिपक तो जाएंगे नहीं, आएंगे तो दूर ही, मतलब भैया रिपल तो होंगे, ये दोनों रिपल तो होंगे। तो अगर तेज रिपल होंगे तो भैया बढ़िया है, अगर आपने दाब डाल दिया तो धीरे रिपल होंगे। बाहर से दबाव डाल दिया ना, अगर दबाव डाल दिया तो धीरे धीरे रिपल होंगे, धीरे धीरे रिपल होंगे तो पात्र की दीवार पर जो दाब लगाएंगे वो धीमा लगाएंगे, धीमा का मतलब कम लगाएंगे दाब। तो अगर आप बाहर से इनको सटाओगे, बाहर से इनको सटाने का प्रयास करोगे तो ये जो इधर जाने की जो इनकी प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। जब धीमी हो जाएगी तो दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगली बात, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा रहेगा वेपर प्रेशर उसका कम रहेगा। अगर मान लो ऐसा कहते, अगर मान लो मैंने कह दिया ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 73 केल्विन है और जो हमारा बी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 75 केल्विन है, ऐसे बोल दिया। मान लो सवाल दे दिया तुमको कि दो ए व बी दो गैसें हैं या द्रव हैं, ए व बी दो द्रव हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 73 केल्विन और एवं 75 केल्विन है। तो ए व बी दो द्रवों का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक 73 केल्विन व 75 केल्विन है। तो निम्न में से किसका क्वथनांक अधिकतम है? निम्न में किसका क्वथनांक अधिकतम है? ऐसे ब्रैकेट में दे दिया, ए 73 केल्विन, बी 75 केल्विन के दो, ऐसे बोल दो, ए 73 केल्विन, बी 75 केल्विन द्रवों के क्वथनांक निम्न है तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो ये कह रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका, देखो भैया बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। तो आपने कहा सर एक बार और लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा होगा? सर ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात, समझ में आ गई बात? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे की चर्चा करें। आओ, लिखा है द्रव विलयनों का वाष्प दाब। मतलब अगर जो आपने मिलाया है उसके अंदर द्रव ही है, दोनों के दोनों द्रव हैं,
क्या है, द्रव द्रव है, तो आप कैसा कहोगे, द्रव द्रव है मतलब दोनों के दोनों लिक्विड लिक्विड हैं। तो दोनों के दोनों लिक्विड लिक्विड हैं तो आप कहोगे यदि यदि किसी वाष्पशील वाष्पशील विलेय को, वाष्पशील द्रव बोल दो, द्रव विलेय को, द्रव विलेय को वाष्पशील, दोनों वाष्पशील अभी ले रहा हूं, आप वाष्पशील की बात नहीं कर रहा हूं, आप वाष्पशील द्रव विलायक में वाष्पशील द्रव विलायक में क्या हो जाता है पसंद है, कोई बात नहीं छोड़ो। क्या मैंने बोला, यदि किसी वाष्पशील द्रव विलेय को, मतलब ऐसा द्रव है जिसकी वाष्प बनती हो, तो वाष्पशील द्रव विलेय को वाष्पशील द्रव विलायक में, मतलब दोनों के दोनों वाष्पशील हैं, दोनों की दोनों वाष्प बनती है, वाष्पशील द्रव विलेय को वाष्पशील द्रव विलायक में मिलाते हैं, द्रव विलायक में मिलाते हैं, द्रव विलायक में मिलाते हैं, तो विलयन का, तो विलयन का कुल वाष्प दाब, तो विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब दोनों अवयवों के, दोनों अवयवों के, दोनों अवयवों के आंशिक दाबों के, दोनों अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये तो बहुत आसान था, योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ये आसान क्यों था ये बताते हैं, क्योंकि सर ए मान लो विलेय को क्या कहते हैं, बी, तो बी की भी भाप बनती है और ए की भी भाप बनती है, अगर दोनों को मिला दोगे तो भाप और भाप का दाब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना भैया। ए का दाब बनता है ए के अणु, बी का भाप बनता है तो बी के अणु, तो दोनों के अणु हो जाएंगे ना। अगर दोनों के अणु हो जाएंगे तो जो कुल वाष्प दाब आएगा वो दोनों अणुओं के वाष्प दाब के बराबर आएगा। तो अगर मैंने कहा, अगर आपसे कहा मैंने जो पीएस आएगा, पीटी आएगा, पीटी मतलब पी टोटल, पी कहां है, वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, जो पी टोटल आएगा, कुल वाष्प दाब आएगा जिसे हम विलयन का भी बोल सकते हैं। देखो जो कुल वाष्प दाब आएगा जिसे हम विलयन का भी वाष्प दाब बोल सकते हैं, कुल का मतलब क्या होता है, विलयन, विलयन का भी जो वाष्प दाब आएगा वो दोनों अवयवों, मतलब ए का भी वाष्प दाब, वो भी आंशिक, आंशिक लिखा है आंशिक, तो पी ए और प्लस का पी भी आएगा। बहुत आसान था ये, किसी को ये लगा कि सर ये बहुत कठिन था तो जरा बता दे मुझे, एक बार जरा बता दे। अरे भैया क्या हो गया, बता दे एक बार प्लीज, जरा सा बता दे क्या मैंने कहा। मैंने कहा ए की भी भाप बनती है और बी की भी भाप बनती है, ए जो द्रव है इसकी भी भाप बनती है, बी जो द्रव है इसकी भी भाप बनती है, तो दोनों की भाप बनती है तो दोनों के अणु होंगे, दोनों के अणु होंगे तो दोनों के अणु दाब लगाएंगे, दोनों के अणु दाब लगाएंगे ना, तो कुल दाब क्या आएगा, ए का आंशिक दाब और बी का आंशिक दाब, जो ए के अणु है उनका आंशिक दाब और जो बी के अणु है उनका आंशिक दाब, तो वही तो होगा ना कुल दाब। अरे सिंपल सी बात है भैया, ए है, मान लो दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, कोई इधर से दीवार पे धक्का लगा रहा है और दूसरा गया फिर इधर से दीवार पे धक्का लगा रहा है, तो कुल धक्का कितना हो जाएगा, कुल प्रेशर कितना हो जाएगा, कुल फोर्स कितना हो जाएगा। मैंने कहा मैं 2 न्यूटन का लगा रहा हूं इस दीवार पर और कोई आया वो 3 न्यूटन का लगा रहा है, तो कुल कितना कितना हो गया सर, 2 का वो हम लगा रहे हैं, 3 का वो लगा रहा है, कुल 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो वही तो मैंने कहा, वो भी यही तो कह रहे हैं कि सर ए का जो वाष्प दाब होगा अगर बी के वाष्प दाब से जोड़ दो तो कुल वाष्प दाब आ जाएगा, क्योंकि विलयन में 2 ही लोग हैं ना, एक विलेय है और दूसरा विलायक है। और वही वाली बात ये कह रहे हैं कि अगर किसी वाष्पशील द्रव विलेय को किसी द्रव विलायक में, वो भी कैसा द्रव विलायक, वाष्पशील, तो देखो आराम से पढ़ते हैं, किसी वाष्पशील द्रव विलेय को किसी, ऐसे बोल दो, यदि किसी वाष्पशील द्रव विलेय को वाष्पशील द्रव विलायक में मिलाते हैं, तो पता चल गया दिमाग में दोनों की वाष्प बनती है, मिलाते हैं तो विलयन का कुल वाष्प दाब जो आता है दोनों अवयवों, मतलब विलेय और विलायक दोनों अवयवों के वाष्प दाब वो भी आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो आंशिक दाब का मतलब जो गैस बनी है उनका आंशिक दाब, अरे भैया एक की जो वाष्प बनी है वो गैस ही तो है, तो उसका आंशिक दाब,
और जो बी की वाष्प बनी है, गैस बनी है, उसका आंशिक दाब। तो बी की जो गैस बनी है वो भी पात्र की दीवार पर धक्का लगाएगी, जो ए की वाष्प बनी है वो भी पात्र की दीवार पर धक्का लगाएगी। तो कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर पी ए वाला आंशिक दाब और बी वाला आंशिक दाब। तो आपने कहा पी ए क्या है? ए का आंशिक दाब। पीबी क्या है? बी का आंशिक दाब है। चाहे लिख लो, लिखना क्या है समझ गया ना? पीटी का मतलब लिखा दूं क्या? लिखा ही देता हूं, तुम भी लोग क्या कहोगे पता लगे कंफ्यूज हो जाओ। क्या आया? टोटल बोलो चाहे सोल्यूशन का बोलो, ये आता है पीए प्लस का पीबी, पीए प्लस का पीबी आता है। ठीक, तो जहां कौन क्या क्या है देख लो। जहां, अरे भैया क्या हो रहा है, जहां पीटी या पीएस का मतलब विलयन का दाब या कुल दाब, वो भी कौन सा दाब? कुल वाष्प दाब बोल सकते हो। कुल दाब कौन सा है? कुल दाब कौन सा है सर? विलयन विलयन का वाष्प दाब या कुल वाष्प दाब। ठीक है, पीए क्या है? आपको पीए क्या है? ए का, या विलायक बोल दो, विलायक का, विलायक की, विलायक का, ऐसे बोल दो विलायक की वाष्प का, क्योंकि विलायक का तो लगेगा नहीं, क्योंकि विलायक कैसा है? द्रव है, तो द्रव वाला तो दाब लगाएगा नहीं, विलायक की वाष्प लगाएगी ना, तो विलायक की वाष्प का आंशिक दाब है। ठीक है, और पीबी क्या है? विलेय की वाष्प का, विलेय की वाष्प का, वाष्प का, क्या हो रहा है? आंशिक दाब है। ठीक है, तो आपने कहा पीटी या पीएस का मतलब क्या बोल सकते हो? विलयन का वाष्प दाब बोल सकते हो या कुल वाष्प दाब बोल सकते हो। पीए का मतलब, ए का मतलब विलायक होता है, तो विलायक की वाष्प, विलायक का नहीं लगेगा क्योंकि विलायक द्रव अवस्था में, तो वाष्प दाब द्रव का नहीं लगता, वाष्प का लगता है। तो आपने कहा विलायक की वाष्प का आंशिक दाब है, और पीबी क्या है? विलेय की वाष्प का आंशिक दाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए? हम्म, अरे भैया पी का मतलब वेपर प्रेशर की बात हो रही, बी का मतलब विलेय की, तो विलेय तो हमारा द्रव अवस्था में है, चाहो तो चेक कर लो, देख लो किसी वाष्पशील द्रव, तो विलेय तो हमारा द्रव में है ना, तो वेपर प्रेशर द्रव का नहीं होता, द्रव की वाष्प का होता है, जो द्रव लेते हो उसी की वाष्प का वेपर प्रेशर होता है। तो आपने यही लिखा कि जो पीबी है हमारा विलेय की वाष्प का आंशिक दाब है, और पीए क्या है? विलायक की वाष्प का आंशिक दाब है प्यारे बच्चों। ठीक है, आ जाओ जरा अगली बात कर लेते हैं। बात है द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, और इसी के लिए वैज्ञानिक आए रावल। लिख दो रावल का नियम, रावल का नियम, रावल का मतलब राउल्ट, इनको इंग्लिश में राउल्ट, ऐसे कई कई बुक में आपको राउल्ट भी लिखेंगे। ठीक है, दो राउल्ट के नियम आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक यहाँ राउल्ट का नियम है, मतलब रावल का नियम है, एक आगे जाके एक और रावल का नियम है, जिसे कहते हैं वाष्प दाब के अवनमन के संबंधी रावल का नियम, मतलब वाष्प दाब अवनमन संबंधी रावल का नियम एक आगे और है। ठीक, तो अभी यहाँ है रावल का नियम, एक और आगे भी है। तो अभी सिंपल सी बात, यहाँ रावल का नियम क्या है। अब रावल का नियम क्या है, कैसे काम करेगा, किस तरह काम करेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हेनरी ने किया, कहा था, क्या कहा था हेनरी ने, जरा हेनरी की बात करते हैं। हेनरी ने कहा था कि जो पीए होता है, जो किसी गैस का, गैस की बात कर रहे हैं, वो सीधे गैस की बात की थी क्योंकि वो गैस के लिए ही बता रहे थे, उनका जो नियम था वो गैसों की द्रव में विलयता पर था, और यहां हम केवल द्रव की द्रव में विलयता पर पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था अगर कोई ए है, तो एक जो गैस है, तो ए तो गैस होने से तो विलायक है, तो आपने, उन्होंने कहा था अगर कोई विलेय आप बी मिला रहे हो, मतलब जो गैस है, कोई गैस है, तो जो गैस का आंशिक दाब होता है वो उसकी विलेयता के समानुपाती होता है। तो किसी गैस का आंशिक दाब उसकी विलेयता के समानुपाती होता है। ये किसका था? हेनरी का नियम था। यहां क्या होगा, यहां चीज चर्चा करेंगे कि आखिर यहां का नियम क्या है। आ जाओ जरा, कैसे काम करेंगे, तो कैसे बोलोगे, बोलोगे किसी, किसी द्रव का, किसी द्रव का आंशिक दाब, सॉरी किसी द्रव की वाष्प, किसी द्रव का, सॉरी 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 सॉरी,
किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बस इतना सा नियम है इनका, छोटा सा छोटकू सा नियम कि कोई भी द्रव ले लो, जो किसी द्रव का वाष्प दाब होता है ना, वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब कैसे द्रव लेने हैं, आ जाओ जरा उनकी बात कर लेते हैं। सर द्रव कैसे द्रव लेंगे आप, देखो एक द्रव, आ जाओ जरा, कैसे द्रव ले रहे हैं फटाफट देख लो एक बार। ये मान लो ले लिया ए के, किसके हैं, ये ए वाले हैं, किसके हैं, ए वाले, मतलब विलायक का है। आओ आगे ले लेते हैं। इधर मान लो मैंने विलेय का ले लिया, किसके ले लिया, विलेय का ले लिया। ठीक है, ये विलेय का ले लिया, मतलब इसकी वाष्प हो गई है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अच्छा यहां क्या होगा, यहां ए व बी दोनों होंगे, क्योंकि अगर मान लो इनको मिला देते हैं, मान लो इनको मिला देते हैं, दोनों को जोड़ दिया, तो ए और बी को मिलाने पर क्या बनता है, आपको ए और बी को मिलाने पर क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो अब सोल्यूशन बनेगा, अच्छा सोल्यूशन में क्या होगा, ए और बी दोनों की होगी। अच्छा सर अगर ए व बी दोनों की होगी तो हम सीधे कह सकते हैं ये हो गई ए की, भैया क्या हो रहा है, ये देखो इसमें दोनों की हो गई, ये लो देख लो साफ साफ, यहां केवल ए है, यहां बी है और यहां दोनों की है, देख लो दोनों का विलयन दिख रहा है। जब दोनों की होगी तो यहां दोनों की वाष्प भी होगी, यहां दोनों की वाष्प भी होगी, होगी ना। तो वही वाली बात आ गई, पीछे वाली बात, ये वाली पीछे वाली बात आ गई, ये वाली कौन सी, ये कि वाष्पशील द्रव विलेय है और वाष्पशील द्रव विलायक, दोनों की वाष्प बन रही है, मतलब ए की भी वाष्प बन रही है और बी की भी वाष्प बन रही है। जो आपने ए द्रव लिया है इसकी भी वाष्प बन रही है, जो आपने बी द्रव लिया है इसकी भी वाष्प बन रही है। तो बनाने पर क्या बना, सोल्यूशन बना। अगर सोल्यूशन बना तो यहां ए व बी दोनों की वाष्प बनेगी। मगर एक बात देखिए सर, देखो क्या बात है, शुद्ध विलेय है, ये एकदम शुद्ध विलेय है, बिल्कुल शुद्ध है, बहुत समझना बात, ये एकदम शुद्ध है, अभी इसमें कुछ भी नहीं मिला है। ये जो है, सॉरी विलेय लिख दिया, ये शुद्ध विलायक है, सॉरी हो गया, गलती से हो गया भैया, चिल्लाने लगते हो, शुद्ध विलायक है। और ये वाला बी है तो ये कैसा हो गया, आपने कहा सर ये हो गया शुद्ध विलेय, कैसा हो गया, आपने कहा सर ये हो गया शुद्ध विलेय। प्यारे बच्चों सही कह रहा हूं ना, अरे भैया बी है तो शुद्ध, अभी कुछ तो मिलाया नहीं, अकेला है ना तो प्योर हुआ ना, तो ये शुद्ध विलेय हो गया, ये शुद्ध विलायक हो गया। मगर यहां जो है, यहां कोई शुद्ध नहीं है, यहां सबके सब अशुद्ध हैं। क्या है, अशुद्ध हैं। तो इसके अंदर अशुद्ध विलेय है और अशुद्ध विलायक है। तो मैं कहूंगा अगर शुद्ध विलायक है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो जो शुद्ध विलायक प्यारे बच्चों होता है उसका, शुद्ध विलायक कैसे लिख दो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा वो उसके लिए, देखो वाष्प दाब को कैसे बोलते हो, पी, विलायक का है तो पी ही बोलोगे, विलेय का है शुद्ध विलेय का वाष्प दाब बोलोगे, इसके लिए भी क्या बोलोगे सर, पी किसका है, बी का। मगर इसके लिए एक मार्क आता है, एक चिन्ह आता है, जैसे आप शुद्ध और अशुद्ध की पहचान कर पाते हो प्यारे बच्चों। हाँ शुद्ध और अशुद्ध की पहचान कर पाते हो, जैसे मैंने कहा ये शुद्ध है तो इसके लिए एक मार्क आता है नॉट का, पी नॉट ए,
और इसे बोलते हैं पी नॉट बी। तो नॉट यहां जो ये नॉट लगा है ये बताता है कि शुद्ध की बात कर रहे हो। तो पी नॉट ए का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी नॉट बी का मतलब शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, और यहां क्या होगा, पीएस होगा। क्या होगा, पीएस, क्योंकि सोल्यूशन है, सोल्यूशन है तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब सर यहां नॉट नहीं लगाया, सर नॉट जो नहीं लगाया ये सर प्योर नहीं है, इसके अंदर ए और बी दोनों घुले हैं। अगर ए और बी दोनों घुले हैं तो पीएस आएगा, और पीएस किसके बराबर आएगा, पीए प्लस का पीबी के बराबर आएगा। क्या ये बात गलत है क्या, क्योंकि सर इसके अंदर ए की वाष्प बनी है और बी की वाष्प बनी है, तो बी ए की जो वाष्प बनी है उसका आंशिक दाब और बी की जो वाष्प बनी है उसका आंशिक दाब। क्यों, क्योंकि सर अगर ए और बी आपस में मिला दिए तो दोनों के दोनों शुद्ध तो रहेंगे नहीं, शुद्ध नहीं रहेंगे तो आप यहां नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसके इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहां आप नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या सही बात है, क्या बात सही है, बताओ। ठीक, क्लियर। तो इस नियम को थोड़ा सा मैं सुधार देता हूं, एक बार और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके मैं लिखता हूं। क्या डिस्क्राइब, थोड़ा डिस्क्रिप्शन करूंगा, बस बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। देखो यहां पर शुद्ध हो गया, यहां पर शुद्ध हो गया, तो आपने कहा कि सर जो अगर सिंपल सा वाष्प दाब होगा तो शुद्ध होगा, और जो पीए और पीबी होते हैं ये आंशिक दाब होते हैं। तो वैज्ञानिक ट्रैवल में एक बात थोड़ा सा प्योर जो आपकी बुक में नहीं लिखी है, भारतीय भवन में नहीं लिखी है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके मैं बताता हूं। इन्होंने कहा किसी निश्चित ताप पर, देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूं बस। कोई कह रहा है सर लिख लिया तो काट दो उसको। किसी निश्चित ताप पर कोई टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, वो टेम्परेचर बदलेगा तो फिर जो वाष्प दाब लगेगा वो ज्यादा कम लगेगा। अभी बात कहा था टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी निश्चित ताप पर किसी अवयव का वाष्प दाब, अवयव का आंशिक दाब लिख दो, किसी अवयव का आंशिक दाब, सॉरी वाष्प दाब नहीं आंशिक दाब, किसी अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। अरे भैया कुछ किया नहीं, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है यहां से फिगर से देखते हुए। वहां वाष्प दाब हो गया था, आंशिक दाब कर लो थोड़ा सा। अवयव का मतलब क्या है यहाँ, अवयव का मतलब यहाँ गैस है, ये भी लिख लो। नहीं कहोगे सर ये भी नहीं बताया, अवयव मतलब गैस, अवयव का मतलब गैस की बात कर रहा हूँ, ये लो और डिस्क्राइब कर दिया। चाहूँ तो एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूँ और थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, उसको लंबा खींच रहा हूँ ताकि आप समझ सको क्या बात कह रहे हैं वो। तो किसी निश्चित ताप पर किसी अवयव मतलब गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस बात को जरा आगे लिखते हैं, क्या आप कह रहे हैं। मैंने कहा दो ही चीज मेरे पास है, ए के लिए और इधर मैंने लिख लिया बी के लिए, तो दो ही चीज मेरे पास है। अगर ए और बी के लिए लगाएं तो आप कहोगे सर ए का आंशिक दाब क्या होगा, आप कहोगे सर पीए, ठीक, और जो बी का आंशिक दाब होगा वो पीबी होगा। अरे भैया ए का आंशिक दाब पीए, बी का आंशिक दाब पीबी, तो जो पीए होगा वो उसी के मोल प्रभाज के बराबर होगा, मतलब चाहिए के समानुपाती होगा। बराबर लिख दिया क्या, रुको पानी पीते हैं पहले। कोई बात नहीं, थोड़ा सा माइंड मान लो डिस्टर्ब मान सकते हो, डिस्टर्ब। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। हे राम राम क्या हो गया, कल की क्लास देखो कितनी अच्छी गई, बुद्धि फूटी। मोल प्रभाज क्या होता है, समानुपाती होता है, क्या बताएं। और ये इसी के मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। सेम टू सेम था, कोई चेंजेस नहीं। जैसा नियम किसका था, जैसा नियम था हेनरी जी का वैसा ही नियम बिल्कुल इनका है। देख लो उनका भी नियम ऐसा था, पीए समानुपाती चाहिए, बस उन्होंने चाहिए को विलेयता बोला था, मतलब जो चाहिए बोला था, जो मोल प्रभाज बोला था उसे विलेयता बोला था, और कोई बात नहीं थी। सेम टू सेम था, आंशिक दाब के समानुपाती। जो आंशिक दाब होता है उन्होंने बोला था किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो उसी द्वारा विलायक या विलयन की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है।
जो वही गैस विलायक या विलयन की सतह पर दाब डालती है उसी दाब के, उसी आंशिक दाब के समानुपाती होती है। वही इन्होंने कहा कि किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव का आंशिक दाब जो होता है, या किसी गैस का, सॉरी द्रव का नहीं, ये राम राम मारो मुझे मारो, किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बट क्या हुआ था, जब आपने यहां समानुपाती का चिन्ह हटाया था ना, तो वहां आ गया था KH। क्या आ गया था? KH आ गया था। मगर यहां KH नहीं आएगा, यहां आएगा P0A। क्या आएगा? P0A। और चाइबी के लिए क्या आएगा? PB बराबर आएगा P0B इंटू चाइबी। समझ में आई बात? क्या आ गई? क्या आज बुद्धि में पाथर पड़ा है। बोलो, क्या दोनों बात समझ में आ गई क्या? कि सर अगर जब जो रावेल का नियम है वो कहता है निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब जो होता है वो उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और जो हेनरी का नियम है वो कहता है किसी गैस का जो विलेयता होती है, किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो क्या होती है, वो उसी गैस द्वारा विलायक या विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो वहां पर भी सेम यही कंडीशन है और यहां पर भी सेम यही कंडीशन है, बट वहां चाय को मतलब मोल प्रभाज को विलेयता बोला गया है, यहां विलेयता नहीं बोला गया, यहां सीधे मोल प्रभाज बोला गया। और आंशिक दाब तो आंशिक दाब ही है। ठीक, आ जाओ जरा आगे बात करते हैं। देखो चूंकि PS बराबर PA प्लस का PB, PS बराबर क्या होता है? PA प्लस का PB, तब PS बराबर क्या हो जाएगा? PA की वैल्यू क्या है? P0A चाहिए, P0A इंटू चाहिए प्लस का P0B इंटू चाहिए भी हो जाएगा। ये एक और मान निकल के आ जाएगा, ये एक और मान निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर? सही है, आ जाओ। अरे भैया PA की वैल्यू रखी, P0A चाहिए, PB की वैल्यू रखी, P0B चाहिए भी, केवल वैल्यू रख दी। नहीं समझ में आया? और अरे भैया मैंने बोला कि निश्चित ताप पर किसी अवयव मतलब गैस या वाष्प बोल सकते हो, यहां वाष्प की बात हो रही तो वाष्प भी बोल सकते हो, तो वाष्प या गैस एक ही बात है, मगर यहाँ द्रव की वाष्प बन रही है तो वाष्प बोल सकते हो या गैस कुछ भी बोल सकते हो। तो किसी को लग रहा हो कि सर यहाँ वाष्प बोलना चाहते हो, वाष्प बोल दो, कोई बात नहीं। तो किसी वाष्प का आंशिक दाब बोल दो या किसी गैस का आंशिक दाब बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। मगर याद रखना यहाँ वाष्प की बात होती है, जो द्रव की वाष्प बनती है। तो ये बोल सकते हो किसी अवयव मतलब वाष्प का आंशिक दाब जो होता है वो उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर आपने कहा सर A की बात कर रहे हो तो A के लिए क्या लिखोगे? PA मतलब P का आंशिक दाब, सॉरी PA का मतलब क्या होगा? A का आंशिक दाब जो होगा वो उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। जो B का आंशिक दाब होगा, PB जो होगा, वो उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक, अब आपने कहा सर PA क्या है? A का आंशिक दाब, तो P0A क्या है? शुद्ध विलेय का आंशिक दाब, जो शुद्ध विलेय का जो वाष्प बन रही है उसका आंशिक दाब। अच्छा, A क्या है? A का आंशिक दाब का मतलब A की वाष्प का आंशिक दाब है। जैसे पीछे कहा था ना, विलायक की वाष्प का आंशिक दाब, देख लो ये देखो, PA क्या है? विलायक की वाष्प का आंशिक दाब है, और PB क्या है? विलेय की वाष्प का आंशिक दाब है। वही बात यहां है, कोई चेंज नहीं है। A मतलब विलायक की वाष्प का आंशिक दाब, B का मतलब विलेय की वाष्प का आंशिक दाब है। ठीक है, और P0 क्या है? शुद्ध विलेय, विलायक, एक मतलब विलायक होता है, शुद्ध विलायक की वाष्प का आंशिक दाब। ये P0B का मतलब बोलो ना, बोल ही नहीं रहे हो। अरे P0B का मतलब क्या होता है? P0B का मतलब, नॉट का मतलब क्या होता है? शुद्ध, तो शुद्ध, B का मतलब विलेय, शुद्ध विलेय की वाष्प दाब, ऐसे बोल सकते हो, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, सीधे बोल दो शुद्ध विलेय का वाष्प दाब है। PA क्या है? PA क्या है? अशुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PB क्या है? अशुद्ध विलेय का वाष्प दाब है। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, इतना जान लो। PB क्या है? अशुद्ध। P0B क्या है? शुद्ध। तो इससे बोल दो PB का मतलब अशुद्ध, B का मतलब विलेय, P का मतलब आंशिक दाब। सिंपल लिखा है तो अशुद्ध, B का मतलब विलेय, P का मतलब वाष्प दाब या वाष्प का आंशिक दाब, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। अच्छा, केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट में क्या करें? देखो, हम जानते हैं
चाहिए प्लस का चाय भी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो अगर हम चाहिए की जगह पर 1 माइनस का चाय भी रख दें, रखने पर अगर इसे रख दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है, आ जाओ जरा ये भी देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा, क्या अंतर पड़ेगा। हम क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं सर पी एस बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस का पी नॉट बी इंटू चाय बी। ठीक है, आओ पहले पुटअप करो, पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू चाहिए की जगह पर 1 माइनस का चाय बी प्लस का पी नॉट बी इंटू क्या है चाय बी। पी एस बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई मार दो, पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए इंटू चाय बी प्लस का पी नॉट बी इंटू चाय बी। आगे आ जाओ, तो पी एस बराबर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए और कॉमन देखो यहां भी चाय बी है यहां भी चाय बी है, तो मैंने चाय बी प्लस का कॉमन कर लिया। अगर प्लस का कॉमन कर लिया तो प्लस वाला पहले लिखोगे माइनस वाला बाद में, तो यहां से चाय बी हटाओगे तो क्या बचेगा, पी नॉट बी, तो बचेगा पी नॉट बी और माइनस का, यहां से हटाओगे तो पी नॉट ए, तो क्या आ जाएगा पी नॉट बी माइनस का पी नॉट ए। एक ये भी समीकरण निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा ये भी संबंध। इससे क्या संबंध है, तो इससे क्या पता चलता है कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो किसी एक अवयव के मूल प्रभाव से भी संबंधित हो सकता है। भैया यही तो बात है कि जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है ना वो किसी एक अवयव, कोई भी एक अवयव ले लो, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, यहाँ ए भी हो सकता है यहाँ बी भी हो सकता है, तो मैंने बी लिया है, किसी एक अवयव से भी संबंधित हो सकता है। जैसे यहाँ बी है तो कल देख लो यहाँ बी का ही मूल प्रभाव है, तो ये भी बोल सकते हो कि सर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो किसी एक ही अवयव के मूल प्रभाव से संबंधित भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसमें दो के मूल प्रभाव, दोनों अवयव के मूल प्रभाव हो, किसी एक अवयव का मूल प्रभाव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों के, देखो यहाँ देखो दोनों के मूल प्रभाव जरूरी नहीं है, किसी एक का भी मूल प्रभाव चल सकता है। ये वाला संबंध ये बताता है। ओके, बोलो अब यहां से क्या दिक्कत है। तो दिक्कत है नहीं है। अच्छा केस सेकंड देखो, वाष्प अवस्था में देखो वाष्प अवस्था में क्या फार्मूला बनेंगे ये भी जान लो। जैसे अभी किसमें था, द्रव था, तो द्रव की केवल वाष्प बन रही थी, अब केवल वाष्प ही हो। मैंने कहा द्रव प्रवस्था में, अभी तक आपने द्रव विलयन लिए थे, एक बी का द्रव लिया था एक ए का द्रव लिया था, बी की वाष्प बन रही थी ए की वाष्प बन रही थी, तब कुछ और फार्मूला था। अगर मान लो सर वाष्प क्या हो, केवल वाष्प ही प्रवस्था हो, द्रव अवस्था हो ही ना, मतलब जब विलयन देखें तो विलयन के अंदर द्रव हो ही ना, केवल वाष्प हो, केवल केवल वाष्प हो, केवल वाष्प हो, तब हम क्या कहेंगे, क्या फार्मूला बनेगा। तो प्यारे बच्चों क्या फार्मूला बनेगा, देखो पीएस बराबर बनेगा पीएस बराबर बनेगा पीए इंटू वाई ए, और एक बनेगा पीएस बराबर इसी तरह पीबी इंटू वाई बी। गलत बता दिया, गलत है, रुक जाओ रुक जाओ। जो पीए होगा, जो ए की वाष्प का आंशिक दाब होगा वो होगा हमारा पीएस इंटू वाई ए, और जो बी की वाष्प का आंशिक दाब होगा वो होगा पीएस इंटू वाई बी। नहीं समझ पा रहा हूं क्या है, पता नहीं क्या है, नहीं समझ पा रहा हूं, पता नहीं मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं, वही बाद में सही हो जाता है। तो क्या कहा मैंने, पीए बराबर होता है पीएस इंटू वाई ए और पीबी बराबर होता है पीएस इंटू वाई बी। अब आपका सवाल होगा सर पीए क्या है, तो मैंने कह दिया सर ए की वाष्प का दाब है, पीएस क्या है, विलयन की वाष्प का दाब है, पीबी क्या है, बी की वाष्प का दाब है, और पीएस क्या है, विलयन की वाष्प का दाब है। तो वाई ए और वाई बी क्या है, देखो वाई ए और वाई बी क्या है, वाई ए है वाष्प प्रवस्था में, वाष्प प्रवस्था में ए का मूल प्रभाव, ए का मतलब विलायक का, विलायक का मूल प्रभाव, ठीक है। और जो वाई बी है वो वाष्प प्रवस्था में, वाष्प प्रवस्था में विलेय का मूल प्रभाव,
ये वाष्प अवस्था में। आगे जाऊंगा तो आपको सवाल लगवाऊंगा इसके। तो वाष्प अवस्था में जब होता है तो आप वाई और वाई भी मोल प्रभाज लेते हो, और जब द्रव अवस्था में होता है तो आप चाहिए और चाय भी मोल प्रभाज लेते हो। तो जो पीछे वाला जो फार्मूला अभी तक बना था, ये जो फार्मूला बना था इसमें चाहिए और चाय भी है। और यहां पर क्या फार्मूला बना था, ये देखो, यहां था पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू चाहिए और पीबी बराबर पी नॉट बी इंटू चाय बी, ये था। मगर यहां चेंज हो गया, वाष्प अवस्था में चेंज हो गया। वाष्प अवस्था में क्या हो गया, पी ए बराबर होता है पी एस इंटू आई ए और पीबी बराबर होता है पी एस इंटू आई बी। मतलब यहां पी नॉट ए की बात नहीं है, शुद्ध की बात ही नहीं कर रहे हैं, सीधे विलयन में चले गए। अगर केवल वाष्प अवस्था है, द्रव की बात ही नहीं है, हम केवल वाष्प अवस्था की बात करें तो वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज क्या निकल गया। जैसे मतलब हम द्रव के अंदर देखते हैं तो द्रव के अंदर देखते हैं तो उसका मोल प्रभाज निकालते हैं। अब केवल वाष्प की प्रवस्था निकाल रहे हैं, द्रव में जा ही नहीं रहे, द्रव की बात नहीं कर रहे हैं, वाष्प की बात करें। तो अगर वाष्प अवस्था का मोल प्रभाज निकालें तो उस कंडीशन में क्या आएगा, तो आपको सर पी ए बराबर पी एस इंटू वाई ए और पीबी बराबर आएगा पी एस इंटू वाई बी। ठीक, क्लियर, ओके। तो फिर क्लास यहीं तक रखी जाए, ओके। आगे बढ़ेंगे तो आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्लियर। आज के लिए यहीं पर रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा आज क्लास थोड़ा डिस्टर्बेंस थी, पता नहीं कैसा था, क्या हो रहा था। कोई बात पहले लिखूं फिर उसके बाद साफ कर दूं, फिर वही लिखूं फिर साफ कर दूं, फिर आए अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, चलता रहता, ठीक है, एक दिन में। चलो फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। आज क्लास में यहीं तक रखते हैं, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, एक बार अच्छे से हम क्या कोशिश करेंगे जब आपको एक बार इसका रिवीजन जरूर करवा देंगे, ठीक है। अभी नहीं, जैसे चैप्टर खत्म होगा तो एक बार इसका रिवीजन करा देंगे, ठीक है। चाहो तो एक बार करा देते हैं, आओ जाओ। देखो यहां पर तो क्लियर था कि सर यहां द्रव होगा, द्रव की वाष्प बनेगी तो वाष्प के अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पर जो दाब लगाया जाएगा उसी को कहते हैं वाष्प दाब। मगर इस कंडीशन क्या होती, द्रव या वाष्प की साम्यावस्था होनी चाहिए या वाष्पन या संघनन की साम्यावस्था होनी चाहिए। वाष्पन का मतलब सर द्रव से वाष्प बन रही हो और वाष्प से द्रव बनना हो, मतलब संघनन हो रहा हो, तो दोनों की साम्यावस्था होनी चाहिए। उस कंडीशन में जो गैस के अणु या वाष्प के अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाया गया जो दाब होगा वही कहलाएगा वाष्प दाब। अच्छा सर आगे बढ़े। सर इसके प्रभावित करने वाले कारक आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए थे। आपने यार द्रव विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है, तो आपने कहा सर द्रव विलयनों का वाष्प दाब होगा, तो मैंने कहा अगर हमारा विलय भी वाष्पशील है, वाष्प वाला है, और हमारा विलायक भी वाष्पशील है, तो अगर कुल वाष्प दाब निकालेंगे तो हम कहेंगे जो कुल वाष्प दाब आएगा वो विलय और विलयन के वाष्प दाब के बराबर, विलय और विलायक के वाष्प दाब के बराबर आएगा। तो आपने कह दिया सर पीटी बोल दो, पी टोटल बोल दो या पीएस बोल दो, वो पीए प्लस का पीबी के बराबर आ जाएगा। मतलब एक वाष्प दाब और बी के वाष्प दाब के वेग के बराबर आ जाएगा, क्योंकि विलयन में दो ही लोग होते हैं, ए और बी। आगे आ जाओ, क्या होते हैं पीटी या पीएस, इनके बारे में चर्चा की गई है। आगे आगे अब इसी पीबी को देखो, इसी पीबी को क्या बोला गया, विलय की वाष्प का आंशिक दाब। अब वाष्प की आंशिक दाब भी बोल सकते हो और वाष्प दाब भी बोल सकते हो, बट ये रियल में फर्स्ट ईयर के हिसाब से 11th के हिसाब से आपको मेंशन किया गया है कि यहाँ इसका आंशिक दाब ही लिया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। आओ, और इसी की चर्चा किसने की, रावल जी ने की है। किसी निश्चित ताप पर किसी अवयव, किसी निश्चित ताप पर किसी अवयव का मतलब गैस की बात कर रहे हैं। अगर यहां की बात करो तो आप वाष्प बोल सकते हो, वाष्प या गैस बात ही बात है, ठीक है। वाष्प का जो आंशिक दाब होता है वो उसी के मूल प्रभाज के बराबर होता है, या वाष्प का जो दाब होता है वो उसी के मूल प्रभाज के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा पीए है तो चाहिए के समानुपाती होगा, सॉरी बराबर नहीं होता है, समानुपाती होता है। जो पीए होगा वो चाहिए के समानुपाती होगा, जो पीबी होगा वो चाहिए के समानुपाती होगा। समानुपाती का मार्क हटेगा तो पी नॉट ए आएगा। पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, या शुद्ध विलायक का आंशिक दाब भी बोल सकते हो, या शुद्ध विलायक की वाष्प का आंशिक दाब बोल सकते हो। तो नहीं बोल पा रहे सीधे बोलो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पी नॉट भी क्या है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब है, ठीक है। तो पीएस बराबर पीए प्लस का पीबी होता है, पी और पीबी की वैल्यू रख दी। आगे है सर हम जानते हैं चाहिए बराबर वन माइनस का चाय भी होता है, तो जहां पर पीए था वहां पर वन माइनस का चाय भी रख लिया, कैलकुलेट किया तो हमारा ऐसा कुछ संबंध निकल गया है। तो मैंने कह दिया कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो हम कह सकते हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो किसी एक अवयव के मूल प्रभाज के संबंध भी रख सकता है, दोनों के मूल प्रभाज की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है, एक का मूल प्रभाज चल सकता है। फिर आगे वाष्प अवस्था में फार्मूला बनाया कि वाष्प अवस्था में क्या होते हैं, वाई और वाई भी मूल प्रभाज होते हैं, ठीक है। आज क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।